आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। तेजू क्लासेस आपके लिए क्लास 9th के लिए जैक बोर्ड के द्वारा जो पेपर होने वाली है 5 और 6 तारीख को, उसको ध्यान में रखते हुए आपके मॉडल सेट का रिवीजन कराते हुए साथ ही साथ उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर उसको किस तरह से हम लोग हल करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधे एग्जाम में बैठ सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका मॉडल सेट 1 है, उसी के आधार पर पहले मॉडल सेट 1 को देख लेंगे। उसके बाद उसी के आधार पे हम लोग हर क्वेश्चंस के पैटर्न को देखेंगे और उस क्वेश्चंस के पैटर्न के आधार पे हम लोग अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि कौन निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कौन सा क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जो होगा वो जीरो नहीं होगा। क्लियर है? अगर Q जीरो हो गया, अगर Q जीरो हो गया तो वो ना तो परिमेय होगा ना तो अपरिमेय होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सीधे सीधे देख लेते हैं हम लोग सीधा सीधा कि परिमेय संख्या इधर देखो परिमेय है, इधर अपरिमेय है। अपरिमेय में जितना रूट में संख्या होगा और जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा और रूट में होगा, जैसे मान लो 3 होगा, है ना, रूट में 5 होगा, रूट में 7 होगा, वो सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। आई बात समझ में? उसके बाद पाई, पाई भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? अगर यही रूट में 4 होता तो रूट 4 जो होता वो क्या हो जाता? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 4 जो है किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए रूट 4 जो होगा वो किस में आ जाएगा? परिमेय संख्या में हो जाएगा। आई बात समझ में? साथ ही साथ यह देखेंगे कि अगर परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी अगर करेंगे तो फाइनल जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, अब क्या है कि परिमेय और अपरिमेय हम लोग देख लिए सारा चीज। एक पाई है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या में डालेंगे। उसके बाद हम लोग डेसिमल का होता है, दशमलव का होता है। दशमलव में आप इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि दशमलव 3 तरह का होगा। एक क्या हो जाएगा? एक शांत होगा। एक क्या हो जाएगा? शांत। शांत मतलब जो पूरा पूरा कट जाए, 2.34, तो यानी क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा कट गया है। लेकिन कुछ कुछ संख्या ऐसा होगा जिस इसमें डॉट लगा हुआ रहेगा। इसका मतलब है कि 3 4 कुछ कुछ इसमें क्या हो रहा है? कट नहीं रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? तो ये अनौसानी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनौसानी कहलाता है। अब अनौसानी में क्या होता है? आवृत्ति और अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब जो एक ही संख्या रिपीट करे, जैसे मान लो 2.3 है, फिर 3 3 3 खाली यही है, तो क्या हो रहा है? 3 जो है वो संख्या क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। तो 3 के ऊपर बार, अगर बार भी है तब भी वो कहाँ जाएगा? परिमेय संख्या में। और पूरा पूरा कट भी गया तब भी कहाँ जाएगा? परिमेय संख्या में। लेकिन न बार हो न तो पूरा पूरा कटे, केवल डॉट 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 दिखे, इसका मतलब है अनौसानी, अनावृत्ति है, तो वो कहाँ चला जाएगा? अपरिमेय संख्या में। इसीलिए पाई का मान जो कि 22/7 होता है, उसका मान जो होता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। बाकी इन जितने भी अभी हम लोग ने डिस्कशन किया उसको छोड़ करके जितने भी संख्या आपको दिखेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमने क्या कहा? परिमेय। अब आइए देखते हैं अपरिमेय इसमें कौन सा है। पाई अपरिमेय है तो ये होगा नहीं। रूट 3 आ गया तो ये भी अपरिमेय होगा नहीं, तो रूट 3 क्या हो जाएगा? परिमेय होगा। क्लियर है? पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अब देखो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो हम क्या बोले कि परिमेय में अगर अपरिमेय घुसा, परिमेय में कौन घुस गया? अपरिमेय। अगर परिमेय में अपरिमेय घुसा तो क्या बना देगा? अपरिमेय बना देगा। क्या बना देगा? अपरिमेय बना देगा। तो लेकिन यहाँ दो परिमेय है, परिमेय में कोई अपरिमेय घुस नहीं रहा है, तो अगर परिमेय है दो तो वो भी क्या हो जाएगा? परिमेय ही होगा। क्लियर है? तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, अगर आपसे यह पूछा जाता कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या होगा, उसका गुणनफल होगा तो क्या होगा? तो क्या हो जाता है आंसर? हाँ, सही सोच रहे हैं आप, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, जीरो किस प्रकार की संख्या है? तो अभी हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया उसमें अपरिमेय परिमेय जो भी डिस्कशन किया उसमें क्या हम लोग देखें कि
अपरिमेय तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जीरो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0/1 और p बटा क्यू के रूप में लिख लिए ना हम लोग, इसलिए जीरो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। विषम संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या है नहीं। आप देखेंगे कि अगर जीरो दे रहा है उसके साथ अगर पूर्ण संख्या दे देता है तो आप पूर्ण संख्या भी इसका आंसर होगा और परिमेय संख्या भी इसका आंसर होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? तो भाई पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, प्राकृत संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। देखो एक चीज ध्यान रखो, जितनी भी संख्या है दो तरह डिवाइड है, एक वास्तविक और एक हो गया काल्पनिक। क्लियर? और वास्तविक संख्या जितनी भी होती हैं वो दो भाग में विभाजित होती है, एक परिमेय में और एक अपरिमेय में। क्लियर है? तो सारी वास्तविक संख्याएं जो होंगी वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होंगे। क्लियर है? आई बात समझ में ना? जितनी भी वास्तविक संख्या होगी वो सब परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो परिमेय और अपरिमेय दोनों में बटा हुआ है। लेकिन जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वो सब क्या होंगी, वास्तविक संख्या होगी। क्लियर है? देखिए पूर्ण संख्या तो होगा ही, परिमेय संख्या ये भी ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी होगा, दोनों ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा ही होगा, वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या कह रहा है ना, अगर -3 हो जाएगा तो पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा। अगर -3 होगा तो प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा, लेकिन वो वास्तविक संख्या होगा। इसलिए चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके अनुसार कितना कोई भी प्रश्न पूछेगा तो अब हमको लगता है कि आप उसको बना पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? 3 और 4 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या है, देखना है ना भाई। तो क्या देख सकते हैं, एक तो परिमेय संख्या सबसे आसान है कि 3 + 4/2, तो 4 3 7/2, तो 7/2 है, इसमें नहीं है, तो चलो भाई 7/2 नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे। उसके बाद अगर ये नहीं है तो अब क्या ऑप्शन कह रहा है, किसके किसके बीच में कह रहा है, 3 और 4 के बीच में। तो 3 के नीचे क्या है, 1, और 4 के नीचे क्या है, 1। क्लियर है ना? 3 के नीचे भी 1 और 4 के नीचे भी 1। अब आ जाइए 2π, पाई तो होगा नहीं परिमेय, चलो भैया ये हट गया। अब यहाँ क्या है, 10 के नीचे क्या है, 3, तो यानी नीचे क्या होना चाहिए, 3, तो यहाँ जब 3 होगा तो यहाँ भी कितना से गुना करना होगा, 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/3, इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 12/3, तो 9 और 12 के बीच में क्या आ जाएगा, 10/3, 11/3 आएगा कि नहीं? तो 10/3 आया है ना ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आई बात समझ में? अगर मान लो 10/3 लास्ट में रहता तो हम आगे से चेक करते आते, तो मान लो 15/7 को देखते हैं चेक करके, तो 3 बटा क्या है, 1, तो इसमें 7 है ना नीचे, तो 7 गुने 7 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21/7। वैसे ही 4 में भी करेंगे, 4 के नीचे कितना है, 1 है, तो हर में कितना से गुना करेंगे, 7 से, तो ऊपर में भी 7 से गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 28/7। तो 3 और 4 के बीच में कौन कौन आ सकता है, 21/7 और 28/7 के बीच वाला, यानी 22/7, 23/7, 24/7 है ये, 15 तो 21 से कम है ना, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे 22/7 होता तब वो आंसर हो जाता। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 64 का पावर x है, 64 का पावर क्या है, x है, और बराबर 8 है। अगर पावर x है तो देखोगे, इधर देखोगे, इधर नहीं देखना है तुमको। अगर 64 का पावर x है तो इधर देखोगे 8 की तरफ, क्योंकि ये बड़ा है ना। अगर ये बड़ा है इससे तो आप किसके तरफ देखोगे, 8 का, और देखोगे कि 8 का कितना पावर करेंगे तो 64 आएगा। तो 8 का 1 रहेगा तो कितना आएगा, 8, 8 का 2 रहेगा तो कितना आएगा, 64, कितना किए तो 64 आया तो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, 2 नहीं, क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू कह रही है। तो अगर मान लो x बराबर, यानी 64 का पावर x बराबर 8 है ना, 8 है, तो अब ये क्या कर सकते हो आप, 8 इसको भी क्या, 8, ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे 8 2 चाहिए। अब 8 का ये क्या हो गया, स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे पावर कितना है, 1, यानी 2x बराबर कितना आ गया, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है? सॉरी,
सर्दी हो गई है। तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि अगर 64 का पावर x है ना, 64 का पावर x है तो इक्वल टू क्या है 8। तो अगर देखो यहाँ पे 64 का पावर x बराबर 8, तो आप क्या देखोगे कि 8 का कितना करेंगे तो 64 आएगा, तो 2 करेंगे तो उसका आप 1/2 जो होगा दैट विल बी द आंसर। अगर मान लो 16 का पावर x रहता और यहाँ पे रहता 2, तो 2 का कितना पावर करेंगे कि 16 आएगा, 2 का पावर कितना करेंगे 4 करेंगे, तो आंसर क्या हो जाता है 1/4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर, कितना चर, एक चर, तो एक्स और वाई दो चर है तो ये नहीं है। इसमें देखो एक्स एक्स एक्स, खाली एक्स है, स्क्वायर रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आप केवल एक्स एक्स देखोगे तो एक चर इसमें है कि नहीं है, तो ये हो गया एक चर वाला बहुपद। इसमें तो चर है ही नहीं और इसमें दो चर है तो ये होगा नहीं, तो इसलिए सत्वा का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चर यानी एक्स और वाई ढूंढोगे, मेनली यही रहता है, ऐसे अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है लेकिन मेनली यही होता है। बहुपद 2x प्लस 6 की का शून्यक कौन है, 2x प्लस 6 का शून्यक कौन है। चलो जल्दी से इसको हम लोग हल कर लें। 2x प्लस 6 का शून्यक क्या हो जाएगा, हल करने के लिए 2x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा -6/2। ये +6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, तो 0 -6 -6 हो गया, और ये दुगुना में है तो इधर आके भागा में, तो कितना हो जाएगा 3। x बराबर कितना हो गया -3। ठीक है। अच्छा सीधा सीधा क्या देखोगे कि x के जगह पर कितना हम मान रखेंगे कि ये 0 आ जाए, 2x प्लस 6 है ना, तो x के जगह पर कितना मान रखेंगे कि पूरा का वैल्यू कितना आ जाए 0। x के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6, 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यानी ये माइनस में होना चाहिए, तो यानी x की जगह पर क्या रखोगे -3 रखोगे। क्लियर है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग ट्रिक के साथ भी इसको हल करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बहुपद इतना का घात क्या है, बहुपद का घात पूछ रहा है। इसमें x का घात कितना है 4, घात माने ऊपर कितना चढ़ा हुआ है ना, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 है ना, तो इसमें x का पावर कितना है 4, इसमें x का घात कितना है 2 और इसमें x का घात कितना है 0, x है ही नहीं तो उसका पावर 0 होगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सबसे अधिक सबसे बड़ा घात कौन है, तो ये, तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि px बराबर x माइनस 1 तो p0 का मान है, px बराबर कितना है x माइनस 1, तो p0 का मान कह रहा था, 0 का मतलब क्या हुआ x के जगह पर 0 बिठा दीजिए, तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1 हो गया, आंसर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। जो बोलेगा अगर p1 कहता तो x के जगह पर क्या हो जाता 1 पुट हो जाता, तो 1 - 1 कितना हो जाता 0, आंसर क्या हो जाता है 0। तो जो भी कहेगा वो आपको वहां पे पुट कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर कहाँ है भाई, इसको देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, x स्क्वायर का गुणांक कहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, बाकी सबको हटा दो, बाकी तुमको कोई मतलब नहीं है, बाकी से तुमको कोई मतलब नहीं। एक्स स्क्वायर कह रहा है, एक्स स्क्वायर वाला ये टर्म हुआ, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगल है -5, क्या लगा हुआ है -5, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा माइनस में है तो माइनस ही होगा। क्लियर है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी बहुपद px बराबर x का पावर 31 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए इसमें विभाजित करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा है कि इसको आप डिवीजन मेथड से इसको विभाजित करिए, लंबा जाएगा है ना, जल्दी बनाना है इसको। तो x माइनस 1 से विभाजित करना है तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब जहां x है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो, तो x के जगह पर 31 यानी 1 के पावर कितना हो जाएगा 31 प्लस 1, 1 का पावर कुछ भी करेगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। क्लियर है ना, इसको ध्यान से देख लेंगे, मतलब जिससे विभाजित करने के लिए कहा जाएगा उतना बराबर 0 कर देंगे, वहां से x का मान निकाल लेंगे
और x का मान को पुट कर देंगे जो आपका बहुपद दिया हुआ है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद मतलब दो पद, पद किससे विभाजित होता है, प्लस और माइनस से, है ना। एक प्लस रहेगा तो दो पद, एक माइनस रहेगा तो दो पद। तो यहाँ देखो क्या गो पद है, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या गो पद हो गया, एक दो तीन, तीन पद हो गया। यहाँ पे देखिए कोई प्लस माइनस नहीं है तो एक पद हो गया। यहाँ पे देखिए एगो माइनस है तो यहाँ एगो लाइन खींच दीजिए तो क्या गो पद हो गया, एगो ई वाला एगो ई वाला, तो कितना पद हो गया, दो पद हो गया। यहाँ पे मान लो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, लाइन खींच दिए, एक दो और तीन, तो यहाँ तो तीन पद हो गया, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, दो पद कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। अगर तीन पद कहता है तो कहाँ आता है, एक दो तीन, इसमें भी तीन पद है इसमें भी तीन पद है, एक पद कहता है तो ये है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है। अगर आपको गुणनखंड करने आता है तो बढ़िया है, आप गुणनखंड कर लीजिए, है ना। अगर गुणनखंड करने नहीं आता है, तो अगर गुणनखंड करने आता है तो क्या है गुणनखंड का विधि, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 14 है, 14 गुने एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14x स्क्वायर, यानी 14 है, 14 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 2 सत्ते 14, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन क्या चाहिए तुमको, -9 चाहिए। माइनस कब आता है, जब दोनों माइनस में रहता है तब। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 होगा कि नहीं तोड़ने पर। अब यहाँ ये दोनों देखिए और यहाँ पे ये दोनों देखिए, तो यहाँ अगर x ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7, और यहाँ पे अगर -2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7। ध्यान रखें ये और ये बराबर आएगा, तो समझ जाइए कि आपने सही बनाया है। तो x माइनस 7 और x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 7 जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब मान लीजिए, देखिए ऑप्शन देख करके कैसे करेंगे, देखो गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 14, और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, -9। तो 14 गुने 1 कितना आएगा, 14, लेकिन 14 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, तो ये 9 नहीं आया, तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 दूनी के 14, -7 गुने -2 तो कितना हो जाएगा, +14। ठीक है भाई, +14 तो है यहाँ पे। फिर कह रहा -7 और -2 कितना आएगा, -9, यहाँ -9 है कि नहीं, तो है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अभी इसको भी मान लो चेक करके देखो, 2 सत्ते 14, तो 14 तो आ रहा है प्लस में, लेकिन +2 और +7 कितना हो जाएगा, +9, तो +9 यहाँ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा -9 है, तो +9 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। आई बात समझ में। इस तरह से आप आसानी से बिना गुणनखंड किए आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक से कि आकृति को देख करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए भैया, बिंदु बी का निर्देशांक, बी कहाँ है, बी ढूंढिए भैया, बी है आपका ऊपर में, यहाँ देखिए बी यहाँ पे है। अब इसका निर्देशांक कह रहा है, तो ये बिंदु है। निर्देशांक में सबसे पहले एक्स अक्ष वाला होता है और फिर वाई अक्ष वाला होता है। एक्स अक्ष वाले को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। क्लियर है। निर्देशांक जब भी लिखेंगे तो दो नंबर होगा, एक एक्स अक्ष वाला होगा, एक वाई अक्ष वाला होगा। पहले एक्स अक्ष होगा फिर वाई अक्ष होगा, पहले भुज होगा फिर कोटि होगा। तो बी में पहले एक्स अक्ष वाला कौन है, यहाँ देखो इसके नीचे कौन है, -5, तो -5 हो गया। और वाई अक्ष वाला कौन है, इधर वाई देखो 2, तो -5 और 2 जो होगा वो बी का निर्देशांक हो जाएगा। क्लियर है। तो -5 और 2 कितना है, यहाँ है ऑप्शन नंबर सी। निर्देशांक -3 और -5 किसके द्वारा पढ़ा गया है, देखो -3 और -5, तो -3 किसका, एक्स का, एक्स का -3 कहाँ है, यहाँ है, और -5 वाई का -5 यहाँ है, तो इसका सोझे यहाँ और इसका सोझे यहाँ, तो कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे ई है, क्या है, ई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ई हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है डी का भुज बताइए। डी कहाँ है भैया, देख लीजिए डी कहाँ है, यहाँ है। भुज मतलब पहले एक्स वाला, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6 और 2, यहाँ 6 और यहाँ 2, तो इसमें भुज कौन हो जाएगा, 6, और कोटि क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है, बना लोगे। बिंदु एच की कोटि, एच कहाँ है, यहाँ देखिए एच है, तो पहले कौन, एक्स फिर y, है ना। इसमें x कौन है, ये x हो गया और ये y हो गया। तो x क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ तो छुप गया, x हो गया आपका -5 और y कितना हो जाएगा, -3।
तो भुज कह रहा होगा तो -5 और कोटि कह रहा होगा तो -3, तो एज की कोटि क्या हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिंदु एम का निर्देशांक, देखो आसानी से ये नंबर मिलेंगे, 5 नंबर है ना। बिंदु एम का निर्देशांक, एम कहाँ है, एम देखो यहाँ है, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, एम का पॉइंट क्या है, एक्स का क्या सा पॉइंट है -3 है, और वाई क्या हो जाएगा 0। जब इसी लाइन पर रहेगा, अगर एक्स अक्ष पर बनेगा तो वाई 0, और वाई अक्ष पर बनेगा तो एक्स 0। क्लियर है। तो -3 और 0 इसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, यानी ये जहां मिल रहा है इस बिंदु को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। हाँ ठीक, यानी मूल बिंदु। क्लियर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मूल बिंदु। ठीक है भाई, मूल बिंदु तो होता है। तो बताइए इसका निर्देशांक क्या होता है, जल्दी बताइए। 0 0। क्लियर है ना। नेक्स्ट चलिए, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछे आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। यदि 2 और 0 से रैखिक समीकरण इसका एक हल है तो k का मान क्या है। कह रहा है कि 2 और 0, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, तो x के जगह पर 2 हो जाएगा तो 2 दूनी के 4, और y की जगह पर 0 हो जाएगा तो 3 गुने 0 कितना हो जाएगा 0, यानी 4 + 0 कितना हो जाएगा 4। k का मान कितना हो जाएगा 4। क्लियर है ना। जो भी कहेगा, जो भी निर्देशांक दिया हुआ रहेगा उसमें उसको क्या करेंगे, समीकरण में x और y की जगह पे रख देंगे और k का मान निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है। अब मानक रूप में देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा, ax + b = 0। चर क्या है, x है। क्लियर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा, ax + by + c = 0। क्लियर है। ये देख लेंगे, ax + b = 0, ax + by + c = 0। ये कितने चर का हो गया, दो चर का, और ये कितने चर का हो गया, एक चर का। एक चर एक पद का मानक रूप क्या हो जाएगा, ax = 0। क्लियर है। एक चर दो पद का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब भी चर पूछे तो आप उसको देख लेंगे। क्लियर है ना। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ax + by + c = 0। नेक्स्ट क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखो कोई भी रैखिक समीकरण होगा तो उसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, सरल रेखा होगा। आप दो चर तीन चर मत देखिए, उससे आपको मतलब नहीं है। मतलब क्या है, मतलब है रैखिक से। अगर रैखिक होगा तो सरल होगा, है ना। रैखिक होगा तो सरल होगा। अगर दो चर वाले, अगर दो यानी कम से कम दो अलग अलग समीकरण होंगे तब त्रिभुज बन सकता है। दो अलग अलग समीकरण होंगे तो तब त्रिभुज का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर है। और एक ही चर वाले रैखिक, मतलब एक ही रैखिक समीकरण है तो उसका क्या होगा, सरल रेखा होगा। परवलय कब होगा, जब इसका y² = 4ax होगा। इस टाइप से रहेगा, आप इतना डिप जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये ध्यान में रखिएगा, रैखिक समीकरण पूछा तो सरल रेखा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। x = 5 और y = 2 किसका हल है, जल्दी बताइए। तो क्या करेंगे, x के जगह पर 5 और y की जगह पर 2 रखेंगे। तो x के जगह पर पहला क्या है, x + 2y = 7। हाँ, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए जब हम लोग x और y का मान इसमें रखेंगे तब। तो x का मान 5 रखे तो 5 हो गया, और y का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, 5 4 9, 7 आया नहीं आया, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। दूसरा देखिए, 50 25 और 2 दूनी के 4, 25 4 29, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, x के जगह पर 5 और y की जगह पर 2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। आया कि नहीं आया, आया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। x + y = 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल। यही चीज सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस पलट दिया है। तो x के जगह पर और y के जगह पर इसका मान हम लोग रख करके देखेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले आइए हम लोग रख के देखते हैं। 2 और 3 को रखेंगे। 2 और 3 यानी x के जगह पर 2, तो x के जगह पर 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, y की जगह पर 3 हो जाएगा तो 3 दूनी के
तीन तरीके 9, 9 4 कितना हो गया 13, 12 आया नहीं, तो ये नहीं होगा। 3 और 2 देखिए, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 6 प्लस 6 कितना होगा 12, आया कि नहीं आया? आया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु 2 और 3, बिंदु क्या है 2 3, x प्लस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k का मान क्या है? वही चीज है, तो x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3, तो 3 2 5, तो k बराबर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है ना? यानी अगर उस रेखा पर भी लाई कर रहा है तो यानी उसी का हल है, तभी ना उस बिंदु पर आ रहा है, उस रेखा पर उसकी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख एक्स अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा? बहुत सुंदर क्वेश्चन। एक्स अक्ष के बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि y 0। क्लियर सी बात है। एक्स अक्ष के बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है y 0। तो y 0 का होगा, तो y 0 इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखिए करके देखते हैं हम लोग। y 0, तो इसको तो 0 कर दो पूरा को। अब 4x का वैल्यू कितना, 4x बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी x बराबर 3, 12/4 होगा ना, तो 12/4 कितना हो जाएगा 3, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर एक अक्ष पूछ रहा है तो देख लीजिए ना कैसे किए, बात समझ में आ गई। अगर यही प्रश्न रहता एक अक्ष की जगह पर क्या हो जाता y अक्ष, अगर y अक्ष पर, यानी ये y अक्ष पर अगर कोई बिंदु प्रतिच्छेदित करेगा तो x क्या हो जाएगा 0, तो तब क्या हो जाता है ये वाला पोर्शन 0 हो जाता, तो 3y बराबर कितना हो जाता है 12, तो यानी y बराबर क्या हो जाता 4, तो यानी आंसर क्या हो जाता है x 0 और y 4। आई बात समझ में? आई होप आप समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न को आसानी से आप हल कर पाएंगे, चाहे कोई भी प्रश्न दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? दो तरह का कोण होता है, पूरक और समपूरक, ध्यान में रखेंगे। पूरक कोण वैसे कोणों का योग जिसका योग कितना दे 90 डिग्री, संपूरक कोण वैसे कोणों का योग जिसका योग कितना दे 180 डिग्री। तो यानी 60 डिग्री का पूरक कह रहा है, मतलब इसका जो पूरक होगा उसको 60 में जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, तो 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? बनाइए, देखिए इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, आप बना दोगे इसको। आंसर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वह कोण जो 90 से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, तो 90 से कम होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण, जो 90 डिग्री होता है उसको सम कोण, जो 180 डिग्री होता है उसको सरल कोण, और जो 90 से 180 के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। आई बात समझ में? कुछ भी पूछे चारों में से आप इसको आसानी से बना दें। कह देगा कि वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है क्या कहलाता है? तो न्यून कोण। वह कोण जो 180 डिग्री होता है क्या कहलाता है? सरल कोण। वह कोण जो 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? तो सम कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उस कोण का माप कह रहा है क्या होगा जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को आपको थोड़ा समझना होगा। कह रहा है कि उस कोण का माप, कोण मान लो थीटा हो गया, कोण क्या है थीटा, थीटा छोड़ दो, थीटा अलग लग रहा होगा तुमको, कोण का मान मान लो x है। अब x जो है अपने पूरक कोण से, अपने पूरक कोण, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस x, इसका पूरक कोण होगा कि नहीं होगा? तो ये जो x है कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के, पूरक कोण है कि आधे से 30 अधिक है, यानी x जो है वो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। बात समझ में आ गई कैसे हम लोग बनाएं? फिर से देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, कि उस कोण का माप क्या होगा जो अपने कोण जो है वो अपने पूरक कोण, यानी इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस x के आधे से 30 अधिक है। समझ में आया ना? अब इतना अगर आप कर लिए तो क्या कर लोगे, इसको हल कर लोगे। हल कैसे कर लोगे? ये 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो 30 दूनी के 60, यानी 90 माइनस x प्लस 60/2 बराबर x होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 150 माइनस x/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा x की तरफ, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर
150 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस में हो जाएगा ना, तो 3x बराबर 150, तो x बराबर क्या हो जाएगा 150/3 यानी 50। x का मान कितना आ गया 50 डिग्री। अब इसमें चेक करके देख लो, कह रहा है x का मान कितना आया 50 डिग्री। अब चेक करके देखो कि 50 डिग्री जो है वो अपने पूरक कोण, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 40 के अधिया, इसका आधा कौन हो जाएगा 20 से कितना अधिक है 30, अधिक है कि नहीं, तब ना 50 होगा। क्लियर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 50 डिग्री। तो क्वेश्चन पढ़िए, उसके अनुसार से पहले समीकरण बनाने का प्रयास करिए। अब कह रहा है कि समीकरण नहीं बनने आ रहा है, तो क्या करोगे 30 है तो कह रहा है पूरक कोण के आधे से, है ना, तो इसका 30 का पूरक कोण क्या हो जाएगा 15, 15/2 करोगे तो 7.5 आ जाएगा, 7.5 में 30 जोड़ोगे तो आएगा नहीं आएगा, तो कहानी खत्म। 40 है, 40 का आधा करोगे तो कितना, 40 का पूरक कोण क्या हो जाएगा 50, 50 का आधिया करो तो कितना हो जाएगा 25, 25 में 30 जोड़ो तो 40 आएगा नहीं आएगा, ये भी कहानी खत्म। 60 है तो 60 का पूरक कोण क्या हो जाएगा 30, 30 का आधिया करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 30 जोड़ दोगे तो 45, 60 आया नहीं आया, ये भी नहीं होगा। 50 में देखो 50 का अधिया कितना हो जाएगा 25, 25 में, है ना 50 का 50 है ना, तो 50 का पूरक कोण क्या हो जाएगा 40, तो 40 का अधिया कितना हो जाएगा 20, 20 में 30 जोड़ोगे तो 50 आएगा, तो आएगा। समझ में आया ना, तो उसको उस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलो भाई करो। ए ओ सी और बी ओ ई, देख लो क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो, एक मिनट आप देखिए। ए ओ सी, ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी यानी ये कोण और बी ओ ई यानी ये कोण का माप कितना हो गया 70 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण का माप कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये सीधी रेखा है ना। कौन सा हो गया रैखिक युग्म। तो ये तीनों का मान कितना होना चाहिए 180, तो इसका और इसका मान कितना है 70 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। आई बात समझ में, ये और ये जोड़ करके 70 ही है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा, तो 110 जोड़ देंगे। क्लियर है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे दी गई आकृति में ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। x का मान क्या हो जाएगा, देखो यहां से देखो रैखिक युग्म है, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे 130 है तो ये क्या है वर्टिकली अपोजिट आएगा शीर्षाभिमुख कोण, तो y का मान कितना हो जाएगा 150। क्लियर है, तो 150 और 130 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, बोलो 280। हाँ आया, देख लो भैया, y का मान 130, x का मान 130, ओ सॉरी, तो x 130 है ना ये, तो इसका मान 130 और इसका भी मान 130, क्यों 50 है ना, तो 50 30 80 हो जाएगा 180, तो 180 130 130 कितना हो जाएगा 260। हमको यहाँ पे 150 हम बता दिए थे ना, उसको देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 260। जो डिग्री है वो शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री, और ये 50 है तो लीनियर पेयर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लें कि इसमें ये जो 50 है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना, संगत कोण। ये भी कितना डिग्री होगा 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50 है तो अब ये जब 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये लीनियर पेयर है। अगर नहीं भी है, ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, क्यों, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। क्लियर है ना, ये जितना कोण होगा वही कोण ये भी होगा, क्यों, बाह्य एकांतर कोण। ये जो x है ये 130 के बराबर होगा, क्यों, संगत कोण। क्लियर है ना।
नेक्स्ट देखो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? सबसे आसान क्वेश्चन, 180 आंख मूंद करके याद रखो। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों का योग कितना होता है? तो 60 डिग्री, तभी ना 180 होगा, सब तो बराबर बराबर होता है, 60 प्लस 60 प्लस 60। किस त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना समकोण हो सकता है? एगो कि दो? कभी दो समकोण बना करके देखना, त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। और दूसरा क्या है कि अगर 90 एगो हो गया तो दूसरा वाला जो होना चाहिए, उसका योग जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। तो दो गो 90 हो जाएगा, तो दो एगो 90 मिला करके 180 हो जाएगा। तो उस त्रिभुज का जो कोनों का योग है उसको तो तोड़ देगा, वायलेट कर जाएगा। तो अधिक से अधिक कितना समकोण हो सकता है भाई? तो एक। प्रश्न आएगा कि किसी अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में कितना कोण जो होता है 180 डिग्री से अधिक होता है? एक ही कोण जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक होता है। क्लियर है? अब कह रहा है कि देखो भैया, ए बी जो है तुम्हारे पास त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। यहां पे भी त्रिभुज है, कौन है? क्यू, ए बी बराबर क्यू आर है ना, तो ए क्यू आर पी। तो देख लो, ए बी सी, सब में ए बी सी है, तो ए बी सी को ढूंढो। तो ए बी सी किसके हो जाएगा? क्यू आर पी के। तो ए बी सी नहीं है। अब देखो, पी क्यू आर यानी पी क्यू आर किसके हो जाएगा? सी ए बी के। तो सी ए बी भी इसमें नहीं है। अब यहां से आ जाओ, बी ए सी, बी ए सी यानी ऐसे जाकर के ऐसे आया, ऐसे जाकर के ऐसे आया ना, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? आर क्यू पी, आर क्यू पी है? नहीं है। अब देखो, यहां देखो, ये वाला बी देखो, सी बी ए यानी ऐसे ऐसे, सी बी ए, तो यहां क्या हो जाएगा? पी आर क्यू। तो ये है कोई? नहीं है। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ए बी सी अगर रहे रखोगे तो क्या हो जाएगा? क्यू आर पी। रुकिए 1 मिनट, देख लो क्वेश्चन को फिर से देखो। यहां से ए बी सी, पहले ए बी सी खींच लो, ए बी सी। अब कह रहा है कि ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू। क्लियर है? तो ए बी क्या हो जाएगा? क्यू, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा पी, है ना। यहां पे थोड़ा गड़बड़ दे दिया है। बी सी बराबर इसको कितना करना चाहिए था? आर पी करना चाहिए था। बी सी बराबर आर पी, है ना। एक मतलब कहने का मतलब है कि एक तरफ से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ए बी सी यहां पे क्या हो जाएगा? क्यू आर पी। अगर पी क्यू आर करोगे तो सी ए बी करना होगा। ठीक है, अगर बी ए सी करोगे, बी ए सी, तो क्या हो जाएगा? आर क्यू पी। तो तीनों नहीं है, तो इसलिए प्रश्न में से कोई नहीं। क्लियर है? इसको आप देख लो। अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो जो भी है उसी के रेंज में होना चाहिए। ए बी किसके बराबर है? ए फिर बी है, तो क्या हो जाएगा? क्यू और आर है। बराबर है कि नहीं? क्यू आर। फिर कह रहा है कि बी सी जो है वो पी आर के बराबर है, तो बी सी पी आर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी सी, है ना। तो क्या हो जाएगा? बी ए सी आर क्यू पी। नहीं होगा, देख लेना। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। अच्छा, एक चीज और कैसे देखोगे? ए बी है ना, ए बी,
तो ए बी, तो ए बी के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्यू आर होना चाहिए। यहाँ शुरू में ए बी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए, इधर नहीं है। यहाँ क्या है, सी बी, क्या है, सी बी, तो सी बी यानी इसको पलट के तो आर पी होना चाहिए, तो नहीं है ना, क्लियर है। तो ये भी नहीं है। उसके बाद क्या है, बी ए, तो बी ए है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ बी ए है ना, तो क्या होना चाहिए, आर क्यू, नहीं है। समझ में आ गया ना, तो प्रोसेस से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। अब इसमें से कौन सा है वो तो सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो ये आपको पता ही होगा, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ट्रिपल एस, है ना, एस एस ए, है ना, या तो साइड एंगल साइड होगा, या एंगल साइड एंगल होगा, साइड साइड एंगल होगा। बताइए जल्दी। तो इनमें से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। साइड एंगल साइड होगा, होगा ना। फिर क्या है, देखो ए, पहला क्या हो जाएगा, एस एस एस, एस 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 होगा, तीनों का साइड बराबर है तो ठीक है। तीनों का एंगल अगर बराबर है तो तब नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, एक होता है आर एच एस, एंगल साइड साइड, ठीक है, एंगल साइड साइड। अच्छा, तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या करेंगे, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला साइड साइड साइड, क्या करेंगे, साइड साइड साइड। फिर साइड साइड के बाद, साइड साइड के बाद क्या करेंगे हम लोग, तो यानी तीनों जब साइड बराबर हो गया तो ये हो जाएगा ट्रिपल एस, है ना। यानी ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो क्या है, दो अलग अलग, क्या है, दो अलग अलग त्रिभुज होंगे। सर्वांग समता की कसौटी जो होगा वही दोनों में होगा, है ना। सर्वांग समता की कसौटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसी में होगा। फिर अब देखिए दूसरा क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल नहीं, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कोण होगा, इसमें क्या होगा, एक कोण होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक कोण होगा, फिर एक कोण होगा और बीच में साइड होगा। क्या है, ये सही है, जल्दी बताइए, क्या ये सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ए एस है। अब इसमें देखिए एस एस ए, है ना। अब एस एस ए, एस एस ए होगा, नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साइड साइड एंगल नहीं। जब भी एंगल होगा तो क्या हो जाएगा, दो भुजा के बीच में होगा, दो भुजा के बीच में होगा, ठीक है, समझ में आया। तो जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, दो भुजा के बीच में होगा, कौन, कोण। दो कोण के बीच में भुजा हो सकता है, लेकिन ये जो होगा वो तो एस ऐसे नहीं होगा। जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं, क्या कौन कौन सा होगा, ट्रिपल एस, है ना, साइड साइड साइड। फिर क्या होगा, साइड एंगल साइड। फिर क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। फिर क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ये इसमें क्या है कि अगर दो त्रिभुज के कोण का युग्म क्या है, बराबर है ना, तो और लंबाई बराबर है तो ए ए एस, ठीक है, या ए एस ए, ठीक है। तो अगर कोई भी दो कोण अगर वो साइड दिया हुआ है तो ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, आर, और लास्ट में जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर एच एस,
तो यानी ये किस में लागू होगा, जब समकोण त्रिभुज होगा तब लागू होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो। दो गो कोण बराबर है भाई, तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने हैं, है ना, ये कोण और ये कोण बराबर है, यह भुजा जिस पर यह कोण बना है वो बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज अभी बताया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग होगा। तीनों भुजा दूसरे भुज के तीनों, यानी एस एस एस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आकृति बीओसी और एओडी में सर्वांग समता, तो ये क्या है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का कौन सा नियम है, आरएचएस। कौन सा नियम है, आरएचएस। क्लियर है? तो ऑप्शन 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये जो सेट 2 है उसको भी देख लेते हैं। ये अब उतना हो गया है तो ये हम लोग का आसानी से बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन सा है, वह संख्या जो कि किसी से भाग, मतलब किसी से नंबर से उसमें भाग नहीं दे सकते हैं, या तो वो अपने आप से कटेगा या तो एक से कटेगा। तो एक तो अभाज्य होगा नहीं भैया, 4 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, कौन अभाज्य संख्या है, तो 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्लियर है? पाई किस प्रकार की संख्या है, अभी हमने बताया है। पाई जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई परिमेय तो होगा नहीं, ठीक है। अब प्राकृत संख्या भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। वास्तविक संख्या है कौन कौन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों, अभी हमने जिक्र किया। 2 और 3 के मध्य में निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो 2 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, 5/2 है कि नहीं, 3 2 5 + 2 बोले थे ना, पहले ये चेक करके देखेंगे, तो 5/2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 का पावर क्या है, -3, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 1/8। अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए अंश को हर में और हर को अंश में हम लोग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन एक बहुपद है। अब बताइए भैया इसमें से बहुपद कौन है, तो बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्त नहीं होना चाहिए, ये देख लेंगे क्या क्या शर्त होना चाहिए, क्या क्या शर्त नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा शर्त होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लो x का पावर क्या होना चाहिए होगा, अगर x का पावर रूट में होगा, है ना, x का पावर किस में होगा, रूट में होगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। x का पावर भिन्न में होगा, जैसे 1/2 3/4 ऐसे होगा, तब भी वो बहुपद नहीं होगा। x का पावर माइनस होगा तब भी बहुपद नहीं होगा। आई बात समझ में? और x अगर हर में होगा तब भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए इसमें x का पावर माइनस में है, बहुपद नहीं होगा। इसमें x हर में है, नीचे है ना 4/x, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सब बढ़िया है, यहाँ पे रूट में है तब भी नहीं होगा, और यहाँ पे तो है, यह है ना, हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यक 2 है, बहुपद का एक शून्यक क्या है, 2 है। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, -2, इसका शून्य क्या हो जाएगा, 2। x के जगह पर 2 रखेंगे तभी तो 0 होगा, तो शून्य क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद का घात, तो सबसे बड़ा घात इसमें कौन सा है, x का पावर 3, तो 3 जो होगा वही बहुपद का घात होगा। क्लियर है? बहुपद का घात कभी तो माइनस में होगा ही नहीं, तो ऐसी छाट दोगे तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि px बराबर इतना है तो p1 का मान, यानी क्या है, जहां जहां x है वहां 1 का मान पुट कर देंगे, तो 5 × 1 तो 5 हो जाएगा, और 2 × 1 -2 हो जाएगा, तो 5 - 2 + 7, तो 5 और 7 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, x का पावर 4 का गुणांक, x का पावर 4 का गुणा, इसमें x का पावर 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0।
सीधी सी बात। अगर x का पावर 3 कहता तो 2, x का पावर 2 कहता तो क्या हो जाता -5, अगर x कहता तो क्या हो जाता -2। क्लियर है? अगर इसको इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा, तो x प्लस 2 क्या है, हम बताया था ना, जो भी दिएगा उसको बराबर 0 कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। अब इसका -2 इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो -2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा +4, x के जगह पर -2 करोगे तो क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे -2। ठीक है, तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान क्या होगा। बना लोगे आराम से, x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब 1 इसमें पुट करो, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान -9 हो जाएगा, इसका मान k हो जाएगा। तो 1 माइनस 9 प्लस k बराबर 0, यानी k बराबर 8, के बराबर 8, ये -8 आएगा, उधर जाकर के क्या हो जाएगा +8। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रिक के साथ गुना करने के बाद कितना आना चाहिए -6, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा +6, तो ये नहीं होगा। -5 दूनी के 10 नहीं होगा, -3 और 1 नहीं होगा, -3 गुने 2 -6 होगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से निर्देशांक देखिए, बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा। एल का निर्देशांक क्या होगा, पहले x क्या है -5 और y कितना है -4, तो -5 और -4 जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है बिंदु एस की कोटि क्या है, बिंदु एस की कोटि क्या है, एस कने है भाई ढूंढो यहां, तो भुज इसका 3 और कोटि, कोटि कितना हो जाएगा -4। कह रहा है बिंदु बी की भुज क्या है, बिंदु बी की भुज क्या है, तो बी की भुज क्या होगी, पहले एक्स वाला, तो क्या है यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा भुज क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि बिंदु निर्देशांक 3 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, 3 और -4, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 3 और -4, तो 3 कन है x का ये और -4 ये, तो कौन सा बिंदु है एस, कर दोगे तो एस हो जाएगा इसका सही आंसर। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, कार्तीय तल में क्षैतिज मतलब ऐसा का रेखा, इसमें क्षैतिज ये हो गया और ऊर्ध्वाधर ही हो गया, तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलेंगे एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे वाई अक्ष, बना लोगे। 19 का सही आंसर बता दो ना, ए। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, अभी हम लोगों ने जिक्र किया पिछले अभी सेट में, क्या हो जाएगा 0 0। यदि 2 और 5 रैखिक समीकरण इसका हल है, वही काम x के जगह पर 2, तो 2 दूनी के 4 और y के जगह पर 5, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। क्लियर है? समीकरण इतना को मानक रूप इतना से तुलना करने पर ए बी सी का मान क्या होगा, हो गया ना, तो ए क्या है एक्स का गुणांक, ऐसे ना है ना, तो इसी तरह से है, 7 उधर नहीं है, अगर उधर रहता तो हम इधर लाते, पहले मानक रूप में लाते। अब ए का मान कितना हो जाएगा 2, वाई का मान 3 और सी का मान 7, तो ए का मान 2, वाई का मान 3 और सी का मान 7, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, x बराबर 2 y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है, तो हल देखो भैया, x के जगह पर 2 और y के जगह पर 4, तो 4 2 6, 7 नहीं आ रहा है। फिर देखो x के जगह पर 2 2 तिहाई 6 और 4 नहीं आ रहा है, x के जगह पर 2 और y के जगह पर 4, 4 दूनी के 8 और 2 10 आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। रैखिक समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रैखिक समीकरण 4x माइनस 6y बराबर 8 का एक हल है, इसका एक हल क्या होगा, वही काम तुरंत हम लोग एक्स वाई का मान रखेंगे, तो रखो भाई मान रखो 3 इसी को लो, तो x का भी 3 और y का 3, तो 4 3 12 -6 18, कितना हो जाएगा -6, नहीं होगा। 5 और 2 रखो तो 5 के 20 और 6 दूनी 12, 20 में से 12 जाएगा तो 8 हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु 4 और 7 2x माइनस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के का मान। तो 4 और 7, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 4, तो 4 दूनी के 8, और y की जगह पर क्या हो जाएगा -7, 8 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रैखिक समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख y अक्ष के, बताया ना y अक्ष, तो x क्या हो जाएगा 0, x 0 यानी कहाँ कहाँ x 0 है, ये दोनों में x 0 है, ये दोनों में कोई होगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं। क्लियर है। अब x को 0 करो तो ये वाला हट गया, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, तो कितना आंसर हो जाएगा 0 और 2। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अब संपूरक कोण, पूरक कोण अगर रहता तो कितना हो जाता, बताइए भाई। 80 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताएं। 80 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में करें। और यहाँ पे संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 80 का संपूरक कोण यानी 180 में से 80 घटा देंगे, क्योंकि संपूरक कोण जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो 80 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो 100, चाहे 180 से 80 घटा देंगे तब भी कितना आएगा 100। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कोण जो 0 से अधिक तथा 90 से कम है, न्यून कोण। क्लियर है। उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगना हो, उस कोण का माप क्या होगा जो संपूरक कोण का दुगना हो, यानी अगर उसका मान x है तो वो अपने संपूरक कोण का क्या हो जाएगा दुगना, तो दुगना हो जाएगा 180 माइनस x का, तो क्या हो जाएगा 2 18 360 माइनस 2x, और इधर क्या हो जाएगा x, तो 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x बराबर 360, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120, x का मान कितना हो जाएगा 120। क्लियर है। अगर इस तरह से अगर आप नहीं निकाल पाते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला मतलब इक्वेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, संपूरक कोण का दुगना, तो 120 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा 60, और 60 का दुगना 120 होता है कि नहीं होता है, तो हो गया आंसर। इसको देखो चेक करके 100 है, तो 100 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा 80, 80 का दुगना कितना होना चाहिए 160 होना चाहिए, इतना होगा नहीं होगा। आई बात समझ में ना। तो इसको आसानी से इस तरह से हम लोग बना करके देख सकते हैं। फिर कह रहा देखिए भैया, आकृति दी हुई है, रेखाएं एक्स और वाई, एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री, ठीक है भैया 90 डिग्री है ना। तो ए और बी का रेशियो 2:3 है, इसका और इसका रेशियो कितना है 2:3। ये देखो लाइन है, इस पर जितना कोण है यहां से यहां तक कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो ऑलरेडी ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा, यानी इसका कोण और इसका कोण जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, तो 2x प्लस 3x बराबर कितना 90, तो 5x बराबर 90, तो x बराबर 18, x बराबर 18, तो x बराबर जब 18 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 36 डिग्री और 54 डिग्री। तो C ज्ञात करना है ना, तो C कहाँ है यहाँ है, C कहाँ है यहाँ है, तो ये जब 36 हो गया तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इसी रेखा पर ये और ये है रैखिक योग, तो ये जब 36 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 36, तो 180 में से 36 घटा दो तो कितना हो जाएगा 4 और 4 144 डिग्री। क्लियर है। तो 144 डिग्री तो ही नहीं है आंसर, है ना। तो क्या आंसर है, देखो गड़बड़ कहाँ है कि x का मान कितना आया था तुम्हारा 18 आया था ना, तो a तुम्हारा 2x है, तो a यहाँ 2x है, तो e हो गया तेरा 36 और ये हो जाएगा तेरा 54, तो यानी ये और ये ना रखे क्यों हुआ, तो 180 में से 54 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 घटा दो तो 6 और 2 126 डिग्री, तो देखो 126 डिग्री है तो है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृति है ना, सब देखो एक दूसरे के समांतर है, y रेशियो z कितना होना है, y रेशियो z जो है वो 3:7 है, तो x का मान क्या है, y रेशियो z जो है वो कितना है 3:7। अब देखो ये जो z है, ये z और y के बगल वाला ये क्या होगा संपूरक कोण होगा, तो इसका भी सॉरी संपूरक कह रहे हैं, ये क्या होगा संगत कोण होगा, तो ये कितना हो जाएगा z हो जाएगा, तो यानी y प्लस z का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो 7 और 3 है तो 7 3 10x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री होगा कि नहीं 180/10,
तो x का मान कितना आ गया 18 डिग्री, यानी y जो है कितना है 3x है, तो 18 तिया 54, और ये जो z होगा ये कितना है 7x, यानी 126, यानी ये 126 और ये हो गया 54। ठीक है, अब ये 126 और ये x दोनों क्या है, एकांतर कोण है कि नहीं है, तो x का भी मान कितना हो जाएगा 126 डिग्री। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 126 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन होगा, 5 वाला होगा, तो सबको जोड़िए भाई। पहला कोण क्या हो जाएगा 1x, दूसरा 3x, दूसरा 3x और तीसरा जो होगा वो कितना हो जाएगा 5x, तीनों को जोड़ दो तो 5 3 8 1 9x, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री, x बराबर 20 डिग्री। अब x 20 डिग्री है तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 100, तो सबसे बड़ा कोण कितना है 100 डिग्री। क्लियर है, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, बताइए भैया, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना न्यून कोण हो सकता है, तो अधिक से अधिक हमेशा न्यून कोण कितना होगा, इसका मान 60, इसका भी मान 60, इसका भी मान 60, तीनों कोण न्यून हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ABC पता नहीं चल रहा है, क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग टाइप का है, तो हम लोग सीधे चलते हैं क्या, ये क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं जो होंगी वो क्या होती हैं, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, तो इसका अगर ये कोण और ये कोण बराबर होगा तो इस कोण का जो भुजा होगा वो ये भुजा है, और इस कोण का जो सम्मुख भुजा होता है ये होता है, तो अगर ये और ये बराबर तो इसका ये भुजा और इसका इसके लिए ये भुजा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर होंगे, सम्मुख भुजाएं जो होंगी वो भी क्या होंगी बराबर होंगी। क्लियर है, अब देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 39 देखो, नीचे दी गई आकृति AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है, AD जो है वो BC पर लंब समद्विभाजक है, ठीक है भैया, समद्विभाजित कर रहा है लंब। त्रिभुज ABD और ACD सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग सम है, चलो ये 90, ये भी 90, ये बराबर और ये कॉमन, तो ये भुजा और बीच में कोण यानी SAS, लेकिन और ध्यान देखिए यहां पे हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं, समकोण त्रिभुज, तो जैसे ही समकोण त्रिभुज होगा तो कितना डिग्री 90 डिग्री, और समकोण त्रिभुज के लिए भैया स्पेशल बना हुआ है कौन RHS, तो ये भी तो होगा, लेकिन आप इसमें किसको बनाओगे RHS को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा क्या होंगे बराबर होंगे भाई, ठीक है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, आई होप कि अब आपको बुक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम में 40 में 40 क्वेश्चन करके आसानी से आ पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, है ना। आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।